नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हरीश रावत। सैन्य धाम विवाद पर सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। जिला युवा महोत्सव में कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा। रुद्रपुर में पूर्व दर्जा मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने किसानों के साथ जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मुलाकात की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुमन निर्मल मिंडा फाउंडेशन का सराहनीय प्रयास। रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली नीम करौली धर्म कांचा के बगल में गुजरने वाली बैगुल नदी के ऊपर चल रहे अवैध निर्माण कार्य का मामला सामने आने पर नगर निगम की टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कार्य को रुकवा दिया। रुद्रपुर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित मांस प्रकरण में मारपीट के मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपी जा चुके हैं जेल। रामनगर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। योग के प्रचार प्रसार के लिए साधक निकले सड़कों पर। गन्ना के रेट को बढ़ाने के लिए किसानों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों को एक महिला से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। पहले तो महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवक की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान महिला ने वाहन में पत्थर मार कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। घोषणा कराना शुरू करो। ठीक है। ये एक मामला कल रात लालकुआं थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनके अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बेसिकली रीजन एग्जामिन हम लोगों ने किया था, क्योंकि आसपास जो इलाका है कि ये कामकाजी महिला थी या रैंडम कहीं मतलब घूमने के लिए ये लोग निकले थे वहाँ पे, तो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और आसपास जहाँ पर भी ये घटनाएं होती हैं इसके भी हॉटस्पॉट हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ पे भी इस प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम लोग प्रिवेंटिव पहले से ही ड्यूटी लगा करके उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हल्द्वानी जो है महिलाओं के लिए एज ए होल पूरा एक सुरक्षित माहौल उनको मिले और जहां पे आराम से अपना कामकाज और बाकी दैनिक कार्य वो अपने संपादित कर सके। उत्तराखंड सैन्य धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई होती दिख रही है। समय समय पर सैनिक धाम को अलग अलग विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का भी इस पर बयान आया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैन्य धाम निर्माण में हुई गड़बड़ियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, जहां पर बलिदान और शौर्य गाथाओं का प्रतीक सैन्य धाम मनाया गया है, उसी सैन्य धाम निर्माण की नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई है। उन्हें भ्रष्टाचार को परिभाषित करना शोभा नहीं देता। शराब खनन, स्थानांतरण, किसी भी क्षेत्र में हरीश रावत भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हरीश रावत है। चाहे शराब माफियापन पे हो, चाहे खनन माफियापन पे हो, चाहे वो स्थानांतरण उद्योग रहा हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच और अंत में विधायकों को खरीदने का जो प्रयास रहा हो कि मैं टॉप अप कर दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आज हमारा स्थापना दिवस है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ इसके लिए। हमारे विश्वविद्यालय में चूँकि पूरा कुमाऊं गढ़वाल जो मंडल हैं उनकी विभिन्न भाषाओं को लेकर के 2 दिन से मंथन चल रहा है और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम पहले से भी चल रहे हैं। हम भविष्य में चाहते हैं कि जो हमारे अध्ययन पाठ्यक्रम है वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी आए और उनके लाभ हमारे स्थानीय लोगों को जो हिंदी अंग्रेजी में उतने सहज नहीं उन तक भी पहुँचे। तो उस पर काफ़ी विचार हुआ और हम लोग देखते हैं कि विशेषज्ञों की राय और मंथन से जो नई बातें आएंगी उनको जोड़ करके अपने विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे और उस बहाने अपना पाठ्यक्रम अद्यतन करेंगे। सर, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे भविष्य में?
अब तो दुनिया में जो भी बड़ी भाषाएं हैं जिनके बोलने वाले दुनिया भर में है, तो अपने आप में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिए उस रूप में सबसे पहली जरूरत है क्या कि आप हम सब जो अपने बोली क्षेत्रों के लोग हैं, अपने घर में अगर बोली बोल रहे होंगे, उसका उपयोग होगा, नई पीढ़ी तक सिखाएंगे तो बोली बचेगी। बोली बचाने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक अभियान काम नहीं कर सकता। हम सबको अपने अपने घरों में, अपने बच्चों तक, अपने परिवारों तक, अगली पीढ़ी तक भाषा को पहुंचाना है, तो अपने आप वो बचेगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर हम अध्ययन अध्यापन में लाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में बोली भाषाएं आएंगी, तो उससे उसका विकास होगा और वो दुनिया में अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में पुलिस विभाग के साथ साथ एनसीसी के बच्चे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीओ शिवराज सिंह राणा ने उपस्थित लोगों को अनेक प्रकार जानकारी देते हुए यातायात नियमों, आजकल हो रहे साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी सहित अन्य प्रकार की जानकारी देते हुए उनसे बचने के तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें जनपद पुलिस हमारे एसपी महोदय द्वारा भी इसका आयोजन किया था, जिसमें आज सुबह रन फॉर यूनिटी हुई थी, जिसमें डीएम साहब और राज्य मंत्री व गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि लोगों ने सभी ने भाग लिया। उसी चरण में इस समय जो है यहाँ से खटकना से पैदल आते हुए और इसमें जागरूकता, जिसमें हमारा साइबर के संबंध में है और यातायात के संबंध में है, नशे के संबंध में है और जो नाबालिगों के साथ या महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसके संबंध में जागरूकता। साथ साथ में विधिक सेवा वाले भी यहाँ पर आए हैं, जो अपने जो विधिक के कार्य होते हैं, जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, एआईसीसी सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्र वासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी छोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
चंपावत जिले में एक दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिले के गौरल चौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने किया। इस महोत्सव में जिले के चारों विकास खंडों से चयनित टीमों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में लोहाघाट विकास खंड प्रथम रहा। धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हर जगह युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक प्रचार और प्रसार हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि प्रथम रूप में ये ब्लॉक स्तर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात आज जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से चारों विकास खंडों की टीम के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, कहानी, कविता, लोकगीत, लोक नृत्य ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं और विजयी प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें। युवा कल्याण जो युवा महोत्सव होता है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मंच है हम जैसे युवाओं के लिए, जो कि हम हर वर्ष जो है युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं और हमारी टीम जो है पिछली बार भी जो है और पूर्व में भी जो है 7 बार लगातार जो है राज्य स्तर से भी प्रथम आकर जो है हम नेशनल तक, राष्ट्रीय स्तर तक हम प्रतिभाग कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारी टीम लोकगीत, लोक नृत्य जो है इसमें, और जो है मैं भी स्वयं एकल जो विधाएं होती हैं, शास्त्रीय गायन, गिटार या कीबोर्ड, हारमोनियम, तो इन सब में भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मंच है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के मौके उन्हें मिलते हैं। रुद्रपुर में पूर्व दर्जा मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने दर्जन भर किसानों के साथ जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मुलाकात की। उपाध्याय ने बताया कि उनकी जनहित याचिका पर सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर वादा किया था कि किसानों को धान और गेहूं का भुगतान 24 घंटे से 4 दिन के भीतर किया जाएगा, लेकिन अब 13 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों ने दीपावली और छठ जैसे त्योहार बिना खुशियों के मनाए हैं, जबकि अधिकारियों को समय पर वेतन मिल जाता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो सर्वप्रथम यहाँ पे हमारे खाद्य महोदय द्वारा पेमेंट रिलीज कर दिया गया है और उससे पूरा कहीं ना कहीं जो उनके दिक्कतें आ रही थी उनसे काफी दूर होंगी। और सेकेंडली जो हमारे किसान जो लिमिट की हमारे जो इश्यूज आ रहे हैं, लिमिट के इश्यूज को हम लोगों ने एड्रेस करने के लिए उनको हम लोगों ने खाद्य महोदय को अवगत कराया और उसकी एक हाई लेवल मीटिंग भी कराई जा रही है और संभवतः लिमिट बनने के काफी जितने भी प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो केंद्र सरकार से उनसे बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो धान हमारा आ रहा है, इसमें धान में हमारा काफी डिफरेंशियल है, जिसमें यूपी से भी काफी हम लोगों ने आने की सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन यूपी से जो धान आता है वो कच्चे आढ़ाती बाजार खरीद सकते हैं ओपन मार्केट में, लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक अभियान चला रखा है और काफी ट्रॉलियों को हम लोग पकड़ रहे हैं। उनके ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि उनका जब हम लोग वो पूरा जो कागजात ले लेते हैं कि कहीं पे भी वो क्रय केंद्र में प्रोक्योरमेंट में वो आने नहीं चाहिए, तो इसको पूरा इंश्योर कराया जा रहा है। एसडीएम्स के माध्यम से भी पूरी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि उत्तराखंड का धान हम लोगों का प्रोक्योरमेंट सबसे पहले हो। किसानों का प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि आज 6R जिसमें मेरे द्वारा 17 अक्टूबर को धान तोल दिया गया, आज 12 दिन हो चुका है, अभी तो मेरा भुगतान नहीं हो पाया। जबकि मेरे द्वारा जनहित याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने लिखित तौर पर दिया था एफिडेविट में कि हम किसानों को भुगतान 24 घंटे से लेकर हफ्ते के अंदर करेंगे। दुर्भाग्यवश पर लगा सकते हैं आप कि कैसे किसानों ने दिवाली मनाई हुई, कैसी छठ पूजा की होगी, क्या हालात रहे होंगे, कैसे बच्चों की फीस जाएगी। हमने तो आप लोगों तो पहले वीक के 7 दिन के अंदर वेतन मिल जाता, कैसे किसान जिएगा। और किसानों ने ये भी कहा कि लिमिट बढ़ाई जाए, तो उन्होंने शासन से वार्ता की और हमें आश्वासन दिया, वार्ता हुई कि कल से लिमिट भी बढ़ेगी, भुगतान भी यथाशीघ्र करने जा रहे हैं, नहीं तो मामला का दायर करने।
रुद्रपुर में CSR के माध्यम से सुमन निर्मल मिंडा फाउंडेशन द्वारा एक भव्य महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुमन मिंडा फाउंडेशन की चेयरमैन सुमन मिंडा रहीं, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर मैं इसको बात करूं तो जब शुरू में मैंने खोला था तो बस मेरे को दिमाग में यही रहता था कि कुछ करना है। दिमाग में बेसिक कुछ आइडिया नहीं था, बट समर ज्योति निहारपुर में गुड़गामा में मेरे को एक छोटा कमरा मिला, वहाँ से मैंने चालू किया और मेरे को बड़ी खुशी होती थी उन महिलाओं को जब मैंने वैलिडिटी फंक्शन किया और उनको प्राइज मिला। मैंने उनको चेहरे पे देखा, इतनी वो खुश थी, तो उसको देख के मेरी बहुत खुशी दिन दोगुनी बढ़ गई। फिर मेरे को लगा कि मेरे को और बहुत आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरे आज 18 सेंटर हैं, 2 स्कूल हैं, उसमें सेम यही काम होता है और स्कूल भी है, कई जगह कोचिंग चलती है 12 तक। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और भगवान करेगी ऐसे ही आगे मेरे को प्रेरणा देता रहे और मैं करती रहूं। रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली नीम करौली धर्म कांटा के बगल से गुजरने वाली बैगुल नदी के ऊपर चल रहे अवैध निर्माण की टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कार्य को रुकवा दिया। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के दौरान जल निकासी की समस्या का मुख्य कारण यही अवैध निर्माण है, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है। वहीं विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नदी नालों को उनकी मूल अवस्था में बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न हो। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
रुद्रपुर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तराई क्षेत्र होने के कारण उधम सिंह नगर में दृश्यता काफी कम रही। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। कई जगहों पर वाहन चालकों को हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाकर चलना पड़ा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कोहरे का हिसाब बन गया था। पार्किंग लाइटें जला के आए, कहीं कहीं लाइट भी जलानी पड़ी और बिल्कुल स्लो में आना पड़ा है। लोगों से अपील करते हैं, ड्राइवर भाइयों से भी, हम ऐसे कोहरे में फोग में धीरे चले और लाइट जला के चले, सावधानी बरतें। देखिए मैंने पहले 20 साल किया था, दिसंबर में ठंड आना था, बट अब क्या है, देखो दिसंबर का 1 तारीख और 1 तारीख का पहला नज़ारा देख लो आप। ये जो कोहरा है ये सबके लिए बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि ठंड आ गई भैया, चलो ठीक है। बुरा इसलिए कि भाई देखो कोहरा में आप चलेंगे रास्ते में तो अपने फॉग लाइट जला के चले, फर्स्ट बात तो ये है। दूसरी बात सावधानी आपकी है, दुर्घटना होने से बचेंगे आप ही। जितना हो सके अपने फॉग लाइट को चला के चले और सावधानी चले। ठंड का मौसम है, अपने कंबल जो भी आपने बाहर निकाल लो, अपने यूज़ करो उसका। पंखा का यूज़ ना करें अभी और ठंड का फुल एंजॉय करो। आपको बता दें कि बीती 23 अक्टूबर को प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ की गई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 23 तारीख की जो घटना थी, छोई में जो घटना हुई थी, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वांछित 2 अभियुक्तों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा चुका है और 2 लोगों को पूर्व में जेल जा चुका है। उसमें अभी 5 लोगों के खिलाफ हमने एडमिट ले लिया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की थी। घटना के संबंध में शनिवार को कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी फरमान तथा उसके साथी जिशान एवं शोएब निवासी गण ग्राम चिल्किया मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लोहाघाट क्षेत्र में ठंड ने अब दस्तक दे दी, जिसके चलते लोग सुबह अब घरों से योग, व्यायाम व मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना कम कर देते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्य का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ कई घातक बीमारियां होने लगती हैं, जिसके चलते ब्रेन स्ट्रोक, हृदय गति का रुक जाना, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम, बुखार आदि गंभीर बीमारियों की चपेट में आम जनमानस आने लगते हैं। उन्होंने समस्त जनता से स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम आज योग के प्रचार के लिए बाहर निकले हुए हैं इस उद्देश्य से। तो आज हम चल रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास करते हुए सभी साधक। तो आप सभी अपने दोनों किसानों ने आज खटीमा तहसील हॉल में गन्ने के रेट को बढ़ाने के लिए एक बैठक की। उनका कहना था कि पिछले 4 सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि 350 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की लागत आती है। गन्ना केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में ही होता है। वहीं किसान नेता प्रकाश तिवारी का कहना है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ जगह जगह नदी नाले होने की उससे खेतों में सिपेस यानी नमी आ जाती है, जिस कारण अभी तक गन्ना बुआई नहीं हो पाई है और गन्ना की छिलाई की लागत प्रति क्विंटल 60 से 70 रुपए आती है। अतः सरकार से मांग करते हैं गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि यूपी सरकार ने अभी 30 रुपये की बढ़ोतरी की है प्रति क्विंटल गन्ने के रेट में, जो कि हमें लगता नाकाफ़ी है, क्योंकि पिछले 4 सालों से गन्ने के रेट नहीं बढ़े। हर साल हमारे किसान संगठनों ने भी ये मांग रखी है कि गन्ना हमारे लिए घाटे की खेती हो रही है, रेट कम से कम 450 या 500 होने चाहिए। लेकिन अभी तक ये 4 साल बाद 30 रुपये बढ़े, चलो ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी किसानों को। और हम हमारे धामी जी से, हमारे मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वो उत्तराखंड यूपी की तरफ ना देखते हुए, अब 25 साल हो चुके हैं स्टेट को बने हुए, वो अपना एक अलग ही डिसीजन लें, अलग ही एक रास्ता अपनाएं, क्योंकि यहाँ के किसानों को वो राहत दें। क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्षेत्र हैं जहाँ पे गन्ना होता है, एक उधम सिंह नगर है, एक हरिद्वार जिला है।
तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे जो रेट है गन्ने का कम से कम 450 रुपये क्विंटल करें, यहाँ के किसानों को राहत दी जाए, जिससे कि उनको आमदनी थोड़ी बढ़े और उनको जो उनका जो लागत इतनी ज़्यादा गन्ने का जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ चुका है वो उनको कुछ राहत मिल जाए। देखिए रहना क्या, हम तो सरकार को पिछले 4 साल से ये चीज़ कह रहे हैं और किसान इसके लिए आंदोलन करने के लिए रोडों सड़कों के ऊपर भी कई बार उतर चुके हैं और हम फिर से यही दोहराना चाहते हैं कि हमारी उनसे ये निवेदन है कि वो 450 रुपये इसका रेट करें। अगर वो रेट पर्याप्त नहीं बढ़ाते हैं तो फिर किसान बाध्य होगा आंदोलन करने के लिए। देखो जी, जैसे तिवारी जी ने भी पहले भी बताया है भी जो गन्ने का रेट हमें आज तक मिल रहा है वो लगभग हमारा सारा खर्चे में निकल जा रहा है। मार्जिन बिल्कुल नहीं किसान को आ रहा है क्योंकि खाद दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और पहले जो है कीटनाशक गन्ने को नहीं पड़ती थी, अब 3-3 स्प्रे उसको करनी पड़ जाती, जबकि एक स्प्रे का खर्चा 2500 रुपये आता है। और हम तो यही मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारा 450 रुपये रेट हो जाए, जो 350 हमारा खर्चा आता है 100 रुपये का जो मार्जिन किसान को मिल जाए, जिससे किसान अपना पालन पोषण बच्चों का सबका कर सके। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भौतिक परिस्थिति अलग है। देखिए, आज जो है गन्ना पौधे पे पहले साल का जो गन्ना होता है उस पर जो खर्च बोने से लेकर मिल सप्लाई तक 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। ये हम भी कह रहे हैं और रिसर्च सेंटर भी, जो रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है वो यही जा रही है कि 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल जो है खर्चा आता है। और दूसरा, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की ज़्यादातर लेबर जो है इंडस्ट्री में काम करती है और उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ लेबर आती है। अगर उत्तर प्रदेश में 30-35 रुपये प्रति क्विंटल जो है छिलाई होती है तो हमारे वहाँ आकर 60 से 70 रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है लेबर चार्ज करती है छिलाई का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि यहाँ पर हमारे नदी नाले जो है बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जिनकी सीपेज की वजह से हमारा जो है गन्ने का एवरेज कम हो जाता है। और देखिए, इसी बार देखिए अक्टूबर स्विंग हम ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि सीपेज है और उसकी वजह से हम गन्ना जो है अभी तक बो नहीं पा रहे हैं और हमारा एवरेज कम हो जाता है। नंबर 3 ये है कि उत्तराखंड में जो है गन्ने की बहुत ज़्यादा कमी है और यही हाल रहा, अगर रेट नहीं बढ़े तो यही हाल रहा तो यहाँ पे अधिकांश फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार में हो जाएंगी। आप देखिए कि जनवरी तक फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। इसलिए हमारे धाकड़धामी सरकार जिन्हें कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहा जाता है, धाकड़ मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि किसान हित में कम से कम गन्ने का रेट 450 रुपये वो यहाँ पर करें ताकि किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। और हम अगर वो 450 रुपये गन्ने का रेट करते हैं तो हम सब किसान उनके साथ हैं, उनकी सरकार के साथ हैं और हम उनका धन्यवाद भी अदा करेंगे। इसीलिए आज ये किसान इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ऐसी ही प्रदेश की खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।